हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है वेरियस एक्ट्स जो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इन एक्ट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं और कभी कभार मेंस में भी आ जाते हैं अगर ये एक्ट्स न्यूज में होंगे। आज हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मेनली आज अपन 4 एक्ट देखेंगे। वो 4 एक्ट कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और इसमें जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट्स हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि इसमें रिसेंट में अमेंडमेंट्स हुए हैं इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तीसरा जो अपन एक्ट देखेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। आगे मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा हर जगह, ठीक है। और चौथा फाइनली आ जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ये 4 एक्ट देखेंगे, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल इनसे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहला एक्ट जो अपन देखेंगे वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसमें सबसे पहले आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एक कन्वेंशन हुई थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में। इसमें सबसे पहली बार इसी कन्वेंशन में एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई थी। इस कन्वेंशन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस कन्वेंशन में अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उस समय वो गई थी और वापस आई, और इसी कन्वेंशन से प्रभावित होकर बहुत सारे उस समय एक्ट्स लाए गए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कि इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, इन सबको कंजर्व किया जा सके। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। इसका एम क्या है, मकसद क्या है, क्यों लाया गया है? नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो इसका एम, मेन एम ये था कि जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाता है? वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो जो भी वाइल्ड लाइफ है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसका मेन मकसद था। इसके अलावा इसमें रेगुलेशन की बात की गई। किस चीज के रेगुलेशन की? एक तो हंटिंग के, हंटिंग यानी शिकार। ठीक है, हंटिंग जो होती है उसके कारण वाइल्ड लाइफ जो है उसको नुकसान पहुंचता है, तो इसी को रेगुलेट करने की बात की गई। साथ ही बात की गई वाइल्ड लाइफ, WL इज वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को रेगुलेट करने की। इन दोनों को रेगुलेट करने की बात की गई। अब हंटिंग में कहा गया कि हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया जाएगा हंटिंग को, जिससे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो सके। बट प्रोहिबिट करने के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखा गया कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, दिस एक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स hunting right of scheduled tribes in Andaman and Nicobar Islands। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, वो उनकी जो मेन खाना पीना रहना वो इसी के अराउंड घूमता है कि वो हंटिंग करके रहते हैं, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई इसमें। ये हालांकि ये हंटिंग को प्रोहिबिट करता है बट उनके राइट को प्रिजर्व करता है। तो ये मैं ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, इसके बाद रेगुलेशन हंटिंग का और वाइल्ड लाइफ ट्रेड का। इसके अलावा बात की गई कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाएंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब ऐसे एरिया जहां पास वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जा सके। ये मैं ऑलरेडी, अपना एक प्रीवियस लेक्चर है मेरा प्रोटेक्टेड एरियाज का, जिसमें मैंने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज इस एक्ट के अंदर और जो दूसरे एक्ट के अंदर भी हैं उन्हें कवर किया है। तो आप वो लेक्चर चाहें तो मेरा देख सकते हैं यहां पास, लेकिन मैं दोबारा आपको बताऊंगा एक जगह पे जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ये आपको याद रखना है। एक होता है नेशनल पार्क, दूसरा आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन कम्स द टाइगर रिजर्व, देन कंजर्वेशन रिजर्व, एंड लास्टली कम्युनिटी रिजर्व।
ये आपको याद रखना है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये 5 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हैं। ये आपको याद रखना है बिकॉज इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर इनके बारे में आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया पे। अब इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड एरियाज की बात की गई जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। साथ ही इसने बहुत सारी बॉडीज भी बनाई, बहुत सारी बॉडीज भी बनाई गई इस एक्ट के अंदर। अब ये बॉडीज भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर? बॉडीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कौन कौन सी बॉडीज हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बॉडी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। दूसरी बॉडी है सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तीसरी बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विच इज एनटीसीए। और चौथी बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि 2020 में जो 2022 का प्रीलिम्स था इसमें एक क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर कौन सी बॉडी है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कौन सी बॉडी है। तो आपको डायरेक्टली ये बॉडीज के नाम याद होने चाहिए। ये 4 बॉडीज हैं जो इस एक्ट के अंदर आती हैं। अब इन बॉडीज के बारे में थोड़ा डिटेल में भी आपको पता होनी चाहिए बातें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, NBWL इज नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके चेयरमैन कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, ठीक है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये एपेक्स बॉडी होती है, एपेक्स बॉडी टू रिव्यू वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स बॉडी होती है, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं तो ये एपेक्स बॉडी है टू रिव्यू वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर। कोई भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर है तो उसको रिव्यू करने के लिए एपेक्स बॉडी है। इसके अलावा आपको अगर जो अपन ने देखे थे ना प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, इनकी अगर आपको बाउंड्रीज को अल्टर करना है, बाउंड्रीज अल्टरेशन रिक्वायर्स परमिशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बाउंड्रीज को अगर आपको अल्टर करना है तो इसकी परमिशन लगती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन या फिर अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर या फिर उसके आसपास जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसके लिए इनकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। और ये वाइल्ड लाइफ और क्या करता है, ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान प्रिपेयर करती है बॉडी, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। करेंटली 3rd एक्शन प्लान चल रहा है, 2017 से लेके 2031 तक चलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कौन प्रिपेयर करती है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसके बारे में और एक दो चीजें हैं जैसे कि इट मीटिंग कब होती है इसकी, एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर, 2 साल में कम से कम एक बार मिलना जरूरी होता है, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। और इसका जो भी रोल होता है वो एडवाइजरी होता है। इसका जो भी नेचर है, इसका रोल जो है वो एडवाइजरी इन नेचर है, यानी कि इन सब चीजों के लिए इसकी एडवाइस की जरूरत पड़ती है। अभी अपन ने पूरा डिटेल में देख लिया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किस एक्ट के अंदर है। इसके अलावा भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, खासकर ये कि इसको बाउंड्रीज को अल्टर करने के लिए या प्रोजेक्ट अगर आपको नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करना है तो इसकी परमिशन लगती है।
अब अपन दूसरी बॉडी देखते हैं। दूसरी बॉडी कौन सी मैंने बताई थी? सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब इसके बारे में नाम से पता चल रहा है सेंट्रल जू अथॉरिटी है। जू क्या होता है? जू एक एक्सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। एक्सिटू मेथड मतलब जहां पास नेचुरली पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल, जहां नेचुरली पाए जाते हैं वहां नहीं, वहां से एक दूसरी जगह ले जाके उनका कंजर्वेशन किया जाए तो उसे एक्सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। जू एक एक्सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। और जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये जू से रिलेटेड सारे काम करती है। सारे काम का मतलब क्या हुआ? ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स को सेट करती है, ये फंडिंग प्रोवाइड करती है जूस को, फंडिंग के अलावा ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये रिकॉग्निशन देती है जूस को, ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होते हैं जूज में उसे कंडक्ट कराती है। तो ये सारी चीजें तो आप कॉमन सेंस से भी गेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल जू अथॉरिटी का फंक्शन क्या है, तो जू में जो भी काम होते हैं वो देखती है, इनके स्टैंडर्ड सेट करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है, रिकॉग्नाइज करती है वेरियस जूज को। जूज में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, उसको देखती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके बारे में कि ये रेगुलेट करती है, रेगुलेट एक्सचेंज of animals of threatened category in Schedule 1 of Wildlife Protection Act between different प्रोटेक्टेड एरियाज, पीएस प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ एनिमल ऑफ थ्रेटेंड कैटेगरी। थ्रेटेंड कैटेगरी मतलब जो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, ये अपन देखेंगे, 4 शेड्यूल होते हैं इसके, ये अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ एनिमल ऑफ थ्रेटेंड कैटेगरीज बिटवीन डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। एग्जाम्पल के तौर पर देख लूं, जैसे कि सपोज टाइगर है, टाइगर एक शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एनिमल है। तो टाइगर को अगर आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम टाइगर रिजर्व 1 टू टाइगर रिजर्व 2, जैसे कि कोई भी टाइगर रिजर्व है, सपोज ये कान्हा या कोई भी पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसे आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा, कोई भी एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में ट्रांसफर करना है तो इसको रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ थ्रेटेड कैटेगरी बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप क्योंकि गेस नहीं कर पाएंगे अगर अलग से आपसे पूछा गया, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरी जो बॉडी आ जाती है वो है एनटीसीए। एनटीसीए इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अपने पिछले लेक्चर में मैंने जब कंजर्वेशन एफर्ट्स पढ़ाए थे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉयन, है ना, प्रोजेक्ट राइनो, मैंने सारे पढ़ाए थे। उसमें प्रोजेक्ट टाइगर में मैंने एनटीसीए के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए मैं यहाँ अलग से नहीं करूंगा। आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं या वो पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं जिससे कि आपको ये समझ आ जाए। इसके बारे में मैं एक दो चीजें बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया जाता है, ये नोडल एजेंसी, ये नोडल अथॉरिटी है फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए नोडल अथॉरिटी होती है। ये सेंसस कराती है, टाइगर सेंसस एवरी 4 ईयर, हर 4 सालों में टाइगर सेंसस कराती है। लेटेस्ट में 2022 में सेंसस हुआ है और इस सेंसस की रिपोर्ट अभी अभी इसी महीने अपने प्राइम मिनिस्टर ने, इसी महीने या एक महीने पहले अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है। ठीक है, उसमें 3167 टाइगर है, पहले कितने थे? 2967 टाइगर थे 2018 में, यानी कि अराउंड 6.7% का इंक्रीज देखने को मिला है टाइगर्स में। या अगर अपन नंबर में देखें तो 200 टाइगर बढ़ गए हैं। इसके बारे में आपको और डिटेल में देखना हो तो आप, मैंने जैसा कि बताया, आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ मैंने इतनी चीजें इसलिए बता दी जिससे कि बेसिक आइडिया आपको हो जाए एनटीसीए के बारे में। और चौथा और आखिरी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो है WCCB, विच इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका काम क्या होता है? जो भी वाइल्ड लाइफ के क्राइम हो रहे हैं इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको कोलेट करना यानी आपस में मिलाना, एंड उसको डिसिमिनेट करना।
तो जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट, कोलेट और डिसेमिनेट करना, ये एक काम हो गया इसका। इसके अलावा ये कोलैबोरेट करता है किसके साथ? इट कोलैबोरेट विद जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कस्टम अथॉरिटीज हैं, इनके कस्टम अथॉरिटीज हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करता है। किससे रिलेटेड? जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम है। वाइल्ड अब इनसे ये इससे कोलैबोरेट क्यों करना पड़ता है? ऐसे जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रही है, उसमें से कोई एक जानवर है, सपोज उसका इंटर कंट्री ट्रांसफर किया जा रहा है इलीगली, तो कस्टम अथॉरिटी उसे रेगुलेट करेगी। तो इसके साथ ये कोलैबोरेट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है और सपोर्ट करता है ना। ये दो काम होगा इसके, ठीक है। इसके अलावा ये एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक मेंटेन करता है, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है इसका डाटा बैंक मेंटेन करता है, एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डीएटीए डाटा बैंक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है वेरियस ऑपरेशंस जो इसके अंदर हो रहे हैं। ऑपरेशंस इन द सेंस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए अलग अलग नाम से ऑपरेशन चलाता है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन ट्रस्ट शील्ड या ऑपरेशन कुर्मा, ये दोनों किसके होते हैं? नाम से पता चल रहा है, ये दोनों होते हैं फॉर टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए, इन पे क्राइम ना हो, जिससे इनका इलीगल ट्रेड ना हो, इसके लिए दो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ऑपरेशन ट्रस्ट शील्ड एंड ऑपरेशन कुर्मा। ये न्यूज में भी था तो आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन ट्रस्ट शील्ड। इसके अलावा देयर इज ऑपरेशन बिरबिल। ऑपरेशन बिरबिल किसके लिए होता है? ऑल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड कैट्स, जितनी भी स्पीसीज हैं बर्ड्स और कैट्स की, इसके लिए होता है। तीसरा आ जाता है ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड किसके लिए है? ये है टिबेटन एंटीलोप। टिबेटन एंटीलोप को चीरू या सहतूस भी कहते हैं, ठीक है। इसको इसका इलीगली ट्रेड होता है बिकॉज इससे जो भी शॉल आते हैं या जो भी वूल प्रोडक्ट बनते हैं इससे, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसको इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड चलाया जाता है। आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड फॉर टिबेटन एंटीलोप। चौथा आ जाता है ऑपरेशन वाइल्ड नेट। ये भी नाम से पता चल रहा है किसके लिए होगा? वाइल्ड नेट, यानी कि जो भी इलीगल ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड वाया इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से भी वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड होता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन वाइल्ड नेट है। इसके अलावा पांचवा इज ऑपरेशन लेस्कनो। ये भी नाम से अगर आप देखेंगे लेस्कनो, यानी कि जो लेसन नोन स्पीसीज है, लेसन नोन स्पीसीज है उसके लिए। जैसे कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि मोंगूस या मॉनिटर लिजर्ड या डियर एटसेट्रा, इसमें बहुत सारे स्पीसीज आ जाती है। एक और आ जाता है विच इज ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड देयर इज ऑपरेशन थंडरस्टोन। ये किसके लिए है? ये मल्टीपल स्पीसीज के लिए, एक पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं है बल्कि बहुत सारी स्पीसीज है। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन थंडर बर्ड, नाम में बर्ड है बट ये बहुत सारी स्पीसीज आती हैं इसमें बर्ड के अलावा भी। तो इतने ऑपरेशंस चलाता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसके अलावा भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो अपन देख क्या रहे थे अभी तक? अपन ने क्या क्या देखा? अपन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देख लिए वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं, ठीक है। 5 प्रोटेक्टेड एरियाज देखे, कौन कौन से? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। इसके अलावा अपन ने बॉडीज देखी, कौन कौन सी? 4 बॉडीज देखी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये 4 अपन ने देख ली। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन देखेंगे अमेंडमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, ठीक है। ये अपन देखेंगे।
वेरियस ऑर्गेनिजम्स को, वेरियस जो वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें इनिशियली 6 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया था। 6 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया था। अलग अलग शेड्यूल में ये डिवीजन किस बेसिस पे हुआ था, या तो प्रोटेक्शन लेवल के बेसिस पे कि जो शेड्यूल 1 में है या शेड्यूल 2 में है उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी, शेड्यूल 3 में कम प्रोटेक्शन दी जाएगी, कंपैरेटिवली कम। ठीक है, इसके अलावा एक शेड्यूल में प्रोटेक्टेड प्लांट्स को प्लेस कर दिया गया, एक शेड्यूल में वर्मिन्स को प्लेस कर दिया गया। वर्मिन्स का मतलब जिनकी हंटिंग अलाउ होती है उन्हें। तो इनिशियली 6 शेड्यूल थे, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल घटा के 4 कर दिए गए। ये 4 शेड्यूल आपको पता होने चाहिए, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल 1 और 2। शेड्यूल 1 में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, शेड्यूल 2 में कंपैरेटिवली लेस प्रोटेक्शन होती है। अब जो भी इन शेड्यूल में ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनका प्रोटेक्शन तो है ही, प्रोटेक्शन तो सबका करना है, बट शेड्यूल 1 में ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसको प्रोटेक्शन दी जाती है वो आते हैं। शेड्यूल 2 में उनसे कम प्रोटेक्शन। शेड्यूल 3 में कौन आ जाते हैं? शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट्स आ जाते हैं। और शेड्यूल 4 ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें साइट्स, साइट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें ला दिया गया। साइट्स का क्या मतलब होता है? साइट्स के बारे में अपन देखते हैं डिटेल में, बिकॉज साइट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड मैमल्स, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फिर से बताता हूं मैं, साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। यानी कि ये किस चीज का कन्वेंशन है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है, वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये साइट जो है, इसके अंदर 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। उसमें बहुत सारे स्पीसीज को प्लेस किया जाता है। इन्हीं स्पीसीज को शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्लेस किया जाएगा। तो अपन देख रहे थे शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 4 है, पहले में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, दूसरे में कम, तीसरे में प्लांट्स आते हैं, चौथे में साइट्स के अपेंडिक्स में जो ऑर्गेनिजम्स एंड वाइल्ड लाइफ है वो आ जाती है। साइट्स के बारे में अपन थोड़ा और देख लेते हैं। साइट्स के बाद मैंने जैसा कि बताया, ये एक सबसे पहले इट वाज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ resolution in 1973 between IUCN members। ठीक है, IUCN के बारे में अपन आगे देखेंगे। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अपन अगले लेक्चर में सारी इन्वायरमेंटल बॉडीज एक एक करके देखेंगे, यहां मैं अलग अलग बताऊंगा तो याद करने में दिक्कत होगी आपको। तो अपन ने क्या देखा? जो साइट्स है, इट इज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन इन 1973 बिटवीन IUC मेंबर्स। और इंडिया ज्वाइंट साइट्स अंडर कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर इंडिया ने साइट्स ज्वाइन की। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, गवर्नमेंट्स के बीच की ट्रीटी है, और ये लीगली बाइंडिंग होता है। जो भी अगर आप कोई भी कंट्री साइट ज्वाइन कर रही है तो उसके प्रोविजन लीगली बाइंडिंग होते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम से मतलब पता चलेगा इसका गोल क्या होगा, गोल या एम क्या होता है। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, वो डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना का, वो उनके सर्वाइवल को खतरे में ना डाले, यही इसका गोल या एम होता है। अब इसमें मैं जैसा कि मैंने बताया 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। पहले वाले में मोस्ट थ्रेटेंड प्लेस किए जाते हैं, दूसरे वाले में लेस थ्रेटेंड है बट
बट रिस्क ऑफ थ्रेटेंड इन नियर फ्यूचर, यानी कि इसमें भी रिस्क होता है कि ये भी थ्रेटेंड कैटेगरी में चले जाएंगे नियर फ्यूचर में। और तीसरे मोस्ट थ्रेटेंड, इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है इसमें जो सब मतलब इसके कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या मतलब नहीं है। मोस्ट थ्रेटेंड मतलब जिनमें सबसे ज्यादा खतरा है, इस वाले में थोड़े कम थ्रेटेंड जो फ्यूचर में जिन पर प्रोबेबिलिटी है थ्रेटेंड में आने की। और तीसरे वाले में, तीसरे अपेंडिक्स में कौन सी वाइल्ड लाइफ आती है, इंक्लूडेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी, पार्टी इन द सेंस स्टेट या कंट्री, ठीक है, कोई भी स्टेट या कंट्री, कोई भी कंट्री है उसके रिक्वेस्ट पे इंक्लूड किया जाता है अपेंडिक्स 3 में, जिससे कि उसके ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके और उसका ट्रेड उसकी सर्वाइवल को खतरे में ना डाले। तो अपन साइट्स देख रहे थे, साइट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है साइट्स, ये अपन ने देखा कब इंट्रोड्यूस की गई, इंडिया ने कैसे ज्वाइन किया, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बाइंड लीगली है, लीगली बाइंडिंग है, और 3 अपेंडिक्स होते हैं इसके, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे थे, अपन अमेंडमेंट देख रहे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 2020 जो 2 में जो किया गया, उसमें अपन ने 4 शेड्यूल में डिवाइड किया, 1 2 3 4। 1 और 2 में एनिमल्स आ रहे थे, 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन था, 2 में थोड़ा कम था, तीसरे वाले में प्लांट आ रहे थे, और चौथे वाले में साइट्स के अपेंडिक्स में जो भी और वाइल्ड लाइफ है वो आ रही थी। तो ये चारों अपन ने देख लिए। इसके अलावा जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कुछ चीजें और भी थी। जो पहले 6 शेड्यूल थे, मैंने बताया ना कि 1972 में जब एक्ट आया तो 6 शेड्यूल थे, 2022 में उसे घटा के 4 शेड्यूल कर दिए गए। तो एक चीज इसमें अंतर आ गई, यहां पास एक वर्मिन का अलग से शेड्यूल था, यहां पास वर्मिन का नो सेपरेट शेड्यूल, ठीक है, आपको याद रखना है वर्मिन का अलग से शेड्यूल रिमूव कर दिया गया है। तो वर्मिन डिक्लेयर कैसे होते हैं, वर्मिन मतलब क्या होता है, वर्मिन मतलब इनकी हंटिंग अलाउ होती है। तो वर्मिन डिक्लेयर कैसे होते हैं, वर्मिन आर डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम। स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर करती है। अब इसका एक इशू भी रेस किया गया है इसमें, जो कि इस प्री के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको एक कॉमन सेंस से पता चल रहा होगा इशू क्या है। जैसे सपोर्ट सपोर्ट ये कोई एक स्टेट है, ठीक है, ये कोई एक राज्य है, यहाँ पास को एग्रीकल्चर लैंड है, और यहाँ पास एक जानवर है, एक वाइल्ड लाइफ है, उसने इसे अटैक कर दिया और ये पूरी डिस्ट्रॉय होने लगी। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि लोकल लेवल पे ही इस वाइल्ड लाइफ को या इस एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर किया जाए, लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, जिससे कि क्विकली उसको कंट्रोल किया जा सके, क्विकली उसे मारा जा सके, और ये जो हार्म हो रहा है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इसे रोका जा सके। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल लेवल पे ये पावर देनी चाहिए, जिससे कि इमीडिएट एक्शन हो सके। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिससे कि एक्शन में डिले हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन लाएगी तभी वर्मिन डिक्लेयर किया जाएगा, और तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या किया गया, साइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये मैं अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में जो कुछ चीजें आई वो बता रहा हूं। साइट्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 बॉडीज बनाई गई, 2 अथॉरिटी बनाई गई, मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की परमिट देती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट फॉर ट्रेड ऑफ स्पीसीज अंडर साइट्स। जो भी साइट्स के अपेंडिक्स हैं उसके अंदर जो स्पीसीज हैं उनकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की परमिट देने के लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। और साइंटिफिक अथॉरिटी एडवाइस करती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करेगी और किस तरीके से इन्हें फर्दर कंजर्व करना है साइट्स के अंदर जो भी स्पीसीज आती हैं उन्हें, ठीक है। तो साइट्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 अथॉरिटी बनाई गई, मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। साइंटिफिक अथॉरिटी का काम है एडवाइजरी रोल है, और मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को देखती है, साइट्स के अंदर जो भी स्पीसीज आती हैं उनके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में एग्जेम्प्टेड ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, इट एग्जेम्प्टेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस पर्पस एंड फॉर एनी अदर पर्पस। यहां भी एक इशू है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पास इन्होंने एनी अदर पर्पस लिख दिया है, तो जो भी एलिफेंट है उनका किसी रॉन्ग रीजन के कारण, उनका किसी गलत काम के कारण भी यूज ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उन्हें रखा जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। और क्या है इसमें, इसमें ये कहा गया कि वन कैन सरेंडर कैपिटिव एनिमल्स टू सेंट्रल वाइल्ड लाइफ वार्डन, बट कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, विदाउट कंपनसेशन। यानी कि आपके पास कोई कैप्टिव एनिमल है, आपके पास कोई कैप्टिव एनिमल है, उसे आप सरेंडर कर सकते हैं टू सेंट्रल वाइल्ड लाइफ वार्डन, बट आपको सरेंडर करने के लिए कोई कंपनसेशन या कोई रुपीज या कोई मनी अमाउंट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कुछ चीजें अलाउ की गई, जैसे कि जो लोकल्स हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रेजिंग कर सकते हैं, वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म मेकिंग के लिए अलाउ की गई है, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पास लोकल्स ग्रेजिंग कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलता है, फिल्म मेकिंग परमिशन लेके की जा सकती है। और इसमें बात की गई कि इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल किया जाएगा, इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या कहा गया, और कहा गया कि देयर विल बी नो रिन्यूअल ऑफ आर्म्स लाइसेंस if in 10 किलोमीटर of protected area without central wildlife warden intimation। यानी कि आपका जो आर्म्स लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, नो रिन्यूअल ऑफ आर्म लाइसेंस इफ यू आर विद इन 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। अगर आप 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास रह रहे हैं तो आपके आर्म्स लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। अगर आपको करवाना है यू नीड टू इंटीमेट द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ वार्डन, इनकी इंटीमेशन के बिना आपका आर्म्स लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ अमेंडमेंट में और प्रोविजंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि साइड, एक तो शेड्यूल और दूसरा ये कि वर्मेन का जो प्रोविजन है हटा दिया गया है, वर्मेन का शेड्यूल, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगभग पूरा अपन ने कवर कर लिया है। इसमें यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, अपन ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी, अपन ने स्टैच्यूटरी बॉडीज देखी जो इसके अंदर आते हैं, अपन ने देखे सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और क्या देखा अपन ने, इसके अलावा अपन ने एक और चीज देखी, जो अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट के अंदर वेरियस शेड्यूल आते हैं। अब अपन अगला एक्ट पढ़ेंगे, दूसरा एक्ट है ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये क्यों पास हुआ था, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ 1972, इसी के जो प्रोविजंस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए ये पास हुआ था आफ्टर भोपाल गैस स्ट्रेटजी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। भोपाल गैस स्ट्रेटजी शायद 1984 में हुई थी ना, उसके बाद पास हुआ था 1986 में एक्ट। तो अब इससे रिलेटेड क्यों पास हुआ था मैं आगे आपको बताता हूं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कहा गया कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो मेजर्स लेगी, मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए मेजर्स लेगी। सेंटर गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स प्रोवाइड करेगी, किसके लिए, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू हैंडल हजार्डस वेस्ट। अब मैंने कहा था यहाँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये पास हुआ था, तो ये आपको पता चल रहा होगा, इसमें एक प्रोविजन था कि स्पेसिफिक प्रोसीजर होंगे हजार्डस वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो बहुत ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुई थी वो अभी भी वहां पास उस बहुत लंबे समय तक उसी एरिया में वो बनी रही, वो हजार्डस वेस्ट वहां बना रहा। तो उसको हैंडल करने के लिए इस एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए। इसके अलावा टू डिक्रीज पॉल्यूशन, जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है उनके इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज
इसको मना किया गया, इसको प्रोहिबिट किया गया कि जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है उसके डिस्चार्ज को रोका जाए, ये कहा गया, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। और इसमें और भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है कि इस जो अगर उस इंडस्ट्री से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है तो उसे रोका जाए, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन का फॉलो ना करे तो उसका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब भी कट कर सकती है, इसमें ये भी प्रोविजन थे। और इस एक्ट को सुप्रीमेसी दी गई, सुप्रीमेसी ओवर अदर एक्ट्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस एक्ट के ही प्रोविजन लगते हैं। अगर दो एक्ट में सेम प्रोविजन है, इस एक्ट में और दूसरे एक्ट में भी से अगर इसे उसी से रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो इस एक्ट के प्रोविजंस को सुप्रीमेसी दी जाती है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत जनरल मैंने चीजें बताई जो कि आप खुद भी गेस कर सकते थे, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, पॉल्यूशन कम करने के, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का डिस्चार्ज ना हो, इसके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि कितना एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्रीज को डायरेक्शन इशू किया जा सकता है टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट्स। ये कुछ जनरल बातें थी। अब एक दो स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है? वो एक तो ये है कि इंडिया पहली कंट्री बनी, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू हैव कंपल्सरी इन्वायरमेंटल ऑडिट, ठीक है। इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने कंपल्सरी इन्वायरमेंटल ऑडिट का प्रोविजन लाया, ऑडिट का प्रोविजन लाया इसी एक्ट के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको? इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कुछ बॉडीज होती हैं। अपन ने देखा था ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बॉडीज होती हैं, सिमिलरली इसके अंदर कुछ बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? ये नाम आपको याद रखना है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये आप इसी पे क्वेश्चन आया था 2022 पे कि ये बॉडी किस एक्ट के। दूसरी जो इसके अंदर बॉडी है वो है नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल, इसको पहले क्या कहा जाता था? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। इसका पहला नाम ये था, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तीसरा है सेंट्रल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। और चौथी है GEAC विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो ये चार बॉडीज हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल गंगा काउंसिल, सेंट्रल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये चार बॉडीज हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती हैं। चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से एक जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पता होना चाहिए, विच इज GEAC। GEAC क्या थी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये एपेक्स बॉडी होती है, it is an apex body under rules for manufacture, use, import, export and storage of hazardous माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर GMO और सेल्स 1989। ये मैं अभी बताता हूं आपको। ये एपेक्स बॉडी होती है कौन से रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और GMO
और सेल्स। जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके जीन को अगर आप मॉडिफाई कर देंगे आर्टिफिशियली तो उसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एपेक्स बॉडी होती है जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। और इसका जो अप्रूवल होता है वो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी बिफोर कमर्शियल यूज ऑफ जीएमओ। जीएमओ क्या मैंने बताया, मैं लिख देता हूं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका अप्रूवल मैंडेटरी होता है फॉर कमर्शियल यूज ऑफ जीएमओ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये बॉडी का मेन काम क्या होता है, ये काम होता है इनका मेन इंश्योर करना नो या फिर मिनिमल, या तो ना हो या फिर बहुत कम डैमेज हो, नो और मिनिमल डैमेज टू ह्यूमन और एनवायरमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट नॉट और, बाय बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक जीएमओ क्रॉप्स या जीएमओ एनिमल्स एटसेट्रा। ठीक है, इनका काम ये होता है इस बॉडी का कि इंश्योर करना कि या तो डैमेज ना हो या बहुत कम डैमेज हो टू ह्यूमंस एंड टू एनवायरमेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक जीएमओ क्रॉप्स और एनिमल्स। तो एक जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इसके बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। अभी तक अपन ने क्या देख लिया है, अभी तक अपन ने बेसिक चीजें देखी हैं, बेसिक चीज के बाद अपन ने बॉडीज देखी हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब कुछ अपन और चीजें देखते हैं जो इसके अंदर है, वो है इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, एक देयर इज नो मेंशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कोई मेंशन नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इको सेंसिटिव जोन का, बट ये आपको याद रखनी है बात, द इको सेंसिटिव जोन आर डिक्लेयर्ड। कौन डिक्लेयर करता है, आर डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको याद रखना है कि कोई मेंशन नहीं है इको सेंसिटिव जोन का ईपीए के अंदर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बट दे आर डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये बात आपको याद रखनी है। अब इको सेंसिटिव जोन्स की बात आई है तो इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि ये कोई एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, तो इसके आसपास डिक्लेयर किए जाते हैं इको सेंसिटिव जोन, अराउंड 10 किलोमीटर इसके आसपास। तो यहाँ पास भी कुछ एक्टिविटीज में रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं, लगाए जाते हैं जिससे कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें इंपैक्ट कम हो सके। तो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करते हैं फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये 10 किलोमीटर कोई लिमिट नहीं है, 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन कैन मोर देन 10 किलोमीटर। अब वेरियस कमिटीज बनाई गई, ये इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। माधव गैडगिल कमिटी, इसका फुल फॉर्म था वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। तो जो वेस्टर्न घाट है ये अपनी कंट्री है, ये वेस्टर्न बॉर्डर है अपना। तो यहाँ पास जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पास बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया मिलते हैं, तो इनके आसपास इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की बात की गई। तो इसी के लिए कमिटी बनाई गई, माधव गैडगिल कमिटी, विच इज नोन एज वेस्टर्न घाट, WG's वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। इन्होंने कहा कि सारे वेस्टर्न घाट को, ऑल ऑफ वेस्टर्न घाट को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो, सारे वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर कर दो, और एक स्टेचुरी अथवा एक इसके अंदर बॉडी बनाओ, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी, एक स्टेचुरी बॉडी बनाओ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी, जो कि इसको इंप्लीमेंट करे। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन के इंप्लीमेंटेशन को देखे, ये माधव गैडगिल कमिटी ने कहा। इसके बाद प्रोटेस्ट होने लगे
क्योंकि पूरे को अगर आप एरिया को डिक्लेयर कर देंगे इको सेंसिटिव जोन, तो वहां पास सारी एक्टिविटीज नहीं कंडक्ट की जा सकेंगी। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ, वहां पास जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, वो नहीं हो पाएंगी। तो उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि अगर आपने सारे को डिक्लेयर कर दिया तो वहां पास बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको कितना ज्यादा नुकसान होगा जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और सरकार को भी नुकसान होगा, वहां पास वो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ और एक और कमिटी बनाई गई, कस्तूरी रंगन कमिटी। ठीक है, कस्तूरी रंगन कमिटी बनाई गई, जिसने कहा गया कि अराउंड 37% एरिया जो है वेस्टर्न घाट का, उसे डिक्लेयर किया जाएगा इको सेंसिटिव जोन, और जो भी इन हैबिटेड एरियाज, इनहेबिटेड एरिया यहाँ लोग रह रहे हैं, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे इको सेंसिटिव जोन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। तो उसे प्रो पीपल अप्रोच कहा गया कि आप लोगों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जहां पास लोग रह रहे हैं वहां एग्रीकल्चर करेंगे और काम करेंगे, तो उन्हें अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे उन एरिया पे, तो वो काम अपना कंटिन्यू रख सकेंगे। तो ये कस्तूरी रंगन कमेटी ने 37% एरिया कहा कि वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर कर दिया जाए इको सेंसिटिव जोन। अभी तक इन दोनों कमेटी के रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कितना भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट आपको ये दोनों पता होने चाहिए। इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ऑलरेडी, उसमें डायरेक्टली पूछा था कि माधव गढ़वाल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी ये दोनों किस लिए बनाई गई। तो ये किस लिए बनाई गई थी, वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सके उसके लिए बनाई गई थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रूल्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, दिस इज मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैनेजमेंट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, या ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एटसेट्रा, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो भी इसी के अंदर बनाए जाते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये अपन आगे देखेंगे जब अपन पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी रूल्स हैं अपन आगे के लेक्चरों में देखेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी इसी एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया ये एक्ट। अपन ने अभी तक 2 एक्ट पढ़ लिए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब तीसरा एक्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अब ये क्यों आया ये भी देख लेते हैं। रियो समिट हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा, रियो समिट या यूनाइटेड नेशन समिट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो समिट या यूनाइटेड नेशन समिट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी 1992 में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई थी। इसके अंदर एक कन्वेंशन पास हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायो डाइवर्सिटी, ठीक है, इसे सीबीडी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये कन्वेंशन पास हुआ था। इसी कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस कन्वेंशन को जो इस एक्ट के थ्रू फुलफिल किया गया, 3 ऑब्जेक्टिव थे इसके। पहला बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बीडी इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दूसरा क्या था, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप उसे यूज नहीं कर सकते, कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो भी यूज होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो उस बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना पहुंचाए। और तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि जो अपन सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, उससे अपन को कुछ फायदा होगा, वो जो फायदा, वो जो बेनिफिट हो रहा है उसका फेयर इक्विटेबल शेयर हो उस बेनिफिट का सबके बीच में। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं 3 ऑब्जेक्टिव। अब इस एक्ट के अंदर फंड बनाए गए, बायोडाइवर्सिटी फंड्स 3 लेवल पे बनाए गए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी फंड बनाए गए इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। साथ ही बायोडाइवर्सिटी के लिए, साथ ही वेरियस अथॉरिटीज बनाई गई तीनों लेवल पे, ठीक है। कौन कौन सी अथॉरिटी थी, 3 अथॉरिटीज बनाई गई। एक इज एनबीए विच इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी
authority. Then there is SBB, which is State Biodiversity Board. और तीसरी थी BMC, which is Biodiversity मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, ये थी लोकल लेवल पे। तो तीनों लेवल पे बॉडीज बनाई गई टू इंप्लीमेंट दिस एक्ट एंड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अब जो एक एक करके इन बॉडीज के बारे में अपन देखते हैं। जो एनबीए थी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल लेवल पे बनाई गई। ये बेसिकली फॉरेन नेशनल के बारे में देखती है। क्या देखती है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो जो अपने बायो रिसोर्स मिलते हैं इंडिया में, बायो रिसोर्स इन इंडिया, इसको अप्रूवल फॉर यूज। ठीक है, तो जो फॉरेन है, जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, वो अगर कोई भी यूज कर रही हैं, वो बायो रिसोर्स जो भी इंडिया में मिल रहे हैं उनको अगर यूज कर रही हैं तो उसके लिए अप्रूवल लें वो पहले। बिना अप्रूवल के वो यूज नहीं कर सकती। इसके अलावा इसमें बात की गई कि जितने भी इंडियंस हैं, ऑल इंडियंस नीड अप्रूवल बिफोर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या ट्रांसफर ऑफ रिसर्च जो की गई है टू फॉरेनर्स, है ना, रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी या रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। तो जो भी इंडियन है वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते नॉलेज या रिसर्च के बारे में टू फॉरेनर्स विदाउट अप्रूवल, उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। और एक और बात की गई, ये आईपीआर, आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका भी अपोज करता है, अपोज ग्रांट ऑफ आईपीआर आउटसाइड इंडिया, है ना, इलीगली। लीगली तो ग्रांट कर सकते हैं, इलीगली नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैंने यहाँ इनिशियल में ही फॉरेन क्यों लिख दिया था जब मैं एनबीए ने बताना शुरू किया, बिकॉज ये फॉरेन नेशनल से डील करता है। फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन जो कंपनीज हैं या बॉडीज हैं उनसे डील करता है कि इंडिया में जो भी बायो रिसोर्स मिलते हैं उनका अगर आपको यूज करना है तो वो आप बिना अप्रूवल के नहीं कर सकते। साथ ही अगर कोई इंडियन इंसान है, उसे फॉरेन के किसी कंपनी को या इंसान को ट्रांसफर करना है नॉलेज या रिसर्च इंडिया के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो बिना अप्रूवल के नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी या बायो रिसोर्स मिलते हैं उनको आईपीआर, उनको जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट किए जाते हैं वो भी फॉरेन नेशनल को नहीं किए जा सकते, फॉरेन कंपनी को नहीं किए जा सकते विदाउट अप्रूवल, या बेसिकली इलीगली नहीं किए जा सकते। तो ये फॉरेन नेशनल से डील करता है। जो दूसरा है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, वो किससे डील करता है, वो इंडियन से डील करता है। यानी कि अपन ने ऊपर क्या देखा था एनबीए के बारे में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में, कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उन्हें अप्रूवल चाहिए फॉर यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। तो इंडिया को भी, इंडियंस को भी अप्रूवल चाहिए, इंडियंस नीड अप्रूवल बिफोर यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। तो जो इंडियन को अप्रूवल मिलता है वो कहां मिलता है, बाय स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। बट यहां पास एक एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि दो लोगों को अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, एक तो लोकल पीपल को और दूसरा जो वैद्य हैं या हकीम हैं इन्हें नहीं लेना पड़ता। ये अगर बायो रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो इन्हें अप्रूवल नहीं लेना पड़ता स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का। तीसरा आ जाता है बीएमसी, विच इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। ये क्या करती है, इसके एक प्रोविजन है कि एनए जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इट शुड कंसल्ट बीएमसी while taking decision in its jurisdiction। यानी कि जो भी बीएमसी का जुरिस्डिक्शन है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी का, ये लोकल लेवल पे होता है इसका जुरिस्डिक्शन। तो जो भी इसका एरिया है जिसे रेगुलेट करती है, इसमें अगर कोई भी चीज डिसीजन ले रही है एनबीए एसबीबी, तो इसको इसका अप्रूवल चाहिए। और यहाँ भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ये प्रिपेयर करती है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये आपको याद रखना है, बीएमसी प्रिपेयर करती है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर कंसल्टिंग लोकल्स। और इसमें होता क्या है, जो भी लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं इसके बारे में होता है एंड देयर यूजेस।
और इसके यूजेस के बारे में, मतलब जो भी लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स मिल रहे हैं उसके बारे में इसमें होता है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। आप सिंपली अगर अपन याद रखें, अब अगर अपन सिंपल टर्म्स में समझें तो एनबीए क्या करता है, एनबीए फॉरेन से डील करता है। फॉरेन को अगर अप्रूवल चाहिए बायो रिसोर्स यूज करना है, या अगर इंडिया किसी भी इंडियन को ट्रांसफर करना है, या फिर अगर आईपीआर इन्हें चाहिए, ठीक है, बायो रिसोर्स अगर इन्हें कोई भी इंडिया का यूज करना है, या फिर कोई इंडियन को अगर इन्हें बायो रिसोर्स ट्रांसफर करना है, या इन्हें अगर आईपीआर चाहिए, तो इसके लिए इन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम एनबीए। जो एसबीबी होता है वो सेम चीज होती है फॉर लोकल्स, यानी कि लोकल जो पीपल है। और जो बीएमसी है उसके बारे में एक अपन ने क्या देखा था, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार, ये प्रिपेयर करता है विच कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकल बायोडाइवर्सिटी या लोकल रिसोर्सेज फाउंड इन दैट रीजन। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में एक दो चीजें और हैं कि एक आपको एनबीए का वो भी पता होना चाहिए, एनबीए में कौन कौन होते हैं। एनबीए में का जो चेयरमैन होता है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें टोटल 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और साथ ही 5 नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। एक चेयरमैन, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर और 5 नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट। जो 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इसमें से एक मेंबर होता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और 2 मेंबर होते हैं कंपल्सरली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और जो नीचे की है स्टेट वाली और लोकल वाली, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको नहीं पता, इतना जरूरी नहीं है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया एनबीए एंड एसबीबी के बीच में तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और सेंटर के बीच में तो एनबीए डिसाइड करती है। और अगर किसी भी इंसान को अपील करना है, अपील अगेंस्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, तो अपील कहाँ होगी, इन हाई कोर्ट। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। और जो एनबीए होता है इसके पास पावर होती है ऑफ सिविल कोर्ट एंड इट फॉलोज द प्रोसीजर ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एनबीए और एसबीबी के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एसबीबी और सेंटर के बीच में हुआ तो एनबीए डिसाइड करेगा। एंड एनबीए हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपील कहाँ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में, ठीक है, डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या देखी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन ने 4 स्टेचुरी बॉडीज देखी थी इसके अंदर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अपन ने एनबीए और क्या देखा था, एसबीबी और बीएमसी के बारे में देखा, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये फॉरेन से डील करती है, इंडियन से, और ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार प्रिपेयर करती है। इसके अलावा अपन ने और क्या देखा, अपन ने ऑब्जेक्टिव्स देखे, ऑब्जेक्टिव भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा बाद अपन लास्ट फाइनल चीज में आएंगे, चौथा एक्ट विच इज फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। इसका फुल फॉर्म क्या है, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers recognition of forest right act of 2006। ये फुल फॉर्म है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2006 में पास हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन फॉरेस्ट राइट के एक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सी आ जाती है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है,
ऊपर वाले एक्ट की कौन सी थी? कॉमन सेंस की बात है, किस वो एनवायरमेंट की बात कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, तो उनकी मिनिस्ट्री कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नाम से पता चल रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के राइट के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब ये जो है ये कौन से राइट प्रोवाइड करता है इंसान को? ये दो राइट प्रोवाइड करता है। वेरियस राइट्स कौन से इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं ये अपन देखते हैं। सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूं मैं। एक तो ये हैबिटेट राइट प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ ये लाइवलीहुड राइट भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हैबिटेट राइट का मतलब आप फॉरेस्ट में रह सकते हैं, इसके लिए वेरियस प्रोविजंस बनाए गए। क्या प्रोविजन बनाए गए कि 13 दिसंबर 2005 के पहले अगर आपकी 3 जनरेशन रह रही हैं वहां पास, एक जनरेशन का मतलब क्या हुआ? 25 साल, यानी कि अगर 75 साल से आप वहां रह रहे हैं तो आपको हैबिटेट राइट मिल सकता है। हैबिटेट राइट यानी कि आपको वहां पास रहने का राइट मिल सकता है। ये राइट कैसे मिलता है? ये राइट का प्रोसीजर तो मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा में जितने भी उस एरिया में लोग रह रहे हैं सब मिलके ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, ग्राम सभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि ये इंसान यहाँ पास रह रहा है 75 सालों से, 3 जनरेशन इसकी रह रही हैं, और इसे हैबिटेट राइट यानी कि वहां पास रहने का राइट प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बाद सब रीजनल कमेटी बनेगी तालुका लेवल पे, वो इसे देखेगी। और फाइनली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनेगी जो कि फाइनल डिसीजन लेगी कि हैबिटेट राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इनिशियली ये ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर सब रीजनल, फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है इसमें 3 ऑफिशियल्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। 1 फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, 1 फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड 1 फ्रॉम ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। साथ ही 3 इलेक्टेड फ्रॉम लोकल बॉडीज, 3 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कहां के इलेक्टेड मेंबर? लोकल बॉडीज के। ये आपको पता होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे होता है, बेसिकली आपको इतना भी अगर पता होगा कि इसके अंदर हैबिटेट राइट यानी रहने का राइट प्रोवाइड किया जाता है तो भी सफिशिएंट होगा। मैंने आपकी जानकारी के लिए और चीजें बता दी हैं। और इसमें एक और चीज है कि जो हैबिटेट राइट होता है ये इनहेरिटेबल होता है क्या? यानी कि अगर किसी सपोज फादर को मिला तो उसके सन को मिलेगा क्या? हाँ, बट ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। ट्रांसफरेबल इन द सेंस कि आपको मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी अपनी मर्जी से किसी को सेल कर दें, बेच दें वो एरिया, या किसी को ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। बट इनहेरिटेबल होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक मिल गया हैबिटेट राइट, साथ ही लाइवलीहुड राइट भी प्रोवाइड करता है। लाइवलीहुड राइट का मतलब क्या हुआ? लाइवलीहुड गेन करने का। कैसे प्रोवाइड करता है? बाय राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस फॉरेस्ट एरिया में उसे राइट टू कलेक्शन उनके पास होता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? ऑल एक्सेप्ट टिम्बर। टिम्बर को छोड़ के बाकी सारी चीजें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं। तो दे हैव द राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और इस तरह इन्हें लाइवलीहुड राइट भी मिलता है। ठीक है, अपन राइट देख रहे थे, एक हैबिटेट राइट मिल गया, लाइवलीहुड राइट मिल गया, और क्या राइट मिलते हैं? एक तो इंडिविजुअल या फैमिली राइट होता है, यानी कि जो अपन देख रहे थे ना यहाँ हैबिटेट राइट, वो एक इंडिविजुअल को या एक फैमिली को राइट मिलता है। साथ ही एक कम्युनिटी राइट भी मिलता है इसमें। कम्युनिटी राइट मतलब राइट टू ग्राम सभा। ग्राम सभा को क्या राइट मिलता है? टू सेल्फ गवर्न इट्स रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको उनका सेल्फ गवर्नेंस। तो आपको ये राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। हैबिटेट राइट, लाइवलीहुड राइट, इंडिविजुअल राइट एंड कम्युनिटी राइट, इतने राइट प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब और क्या राइट मिलते हैं? एक तो लाइवलीहुड राइट देख लिया, और क्या राइट मिलते हैं? राइट ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, यानी कि उनके एरिया में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं की जाएगी, उन्हें डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा।
राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये राइट भी मिलते हैं अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंजर्व करने का राइट, डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी के अगेंस्ट राइट, आप अगर वहां पास कोई इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट राइट मिलता है कि इन्हें डिस्प्लेस ना किया जाए, है ना, राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। इतने राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसमें मेन यही है, हैबिटेट एंड लाइवलीहुड राइट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा इनमें पर्टिकुलर फोकस किया जाता है, फोकस ऑन, किस पे फोकस किया जाता है, पीवीटीजीज पे, ठीक है, पीवीटीजीज पे फोकस किया जाता है। पीवीटीजी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। देबार कमिटी के रिकमेंडेशन में ये पीवीटीजीज इंट्रोड्यूस किए गए थे। 4 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से 4 क्राइटेरिया होते हैं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्री एग्रीकल्चर वे ऑफ लिविंग, प्री एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइवलीहुड कह सकते हैं आप। मतलब क्या हुआ, ये हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड करते हैं। यही होते हैं ना प्री एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर जब शुरू हुई थी उसके पहले क्या कैसे रहते थे लोग, हंटिंग और गैदरिंग करके, उस पर आज भी ये डिपेंड करते हैं। जीरो या फिर निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ या तो हो ही नहीं रही या पॉपुलेशन कम हो रही है। एंड वेरी लो लिटरेसी रेट, ये 4 क्राइटेरिया होते हैं, इसके बेसिस पे डिक्लेयर किए जाते हैं पीवीटीजीज। अब पीवीटीजीज डिक्लेयर कौन करता है, स्टेटस कौन देता है, स्टेटस अकॉर्डेड बाय, कौन देगा, कौन सी मिनिस्ट्री देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको याद रखना है। किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को स्टेटस देती है, और स्टेटस ऑफ पीवीटीजी एक पर्टिकुलर ट्राइब को कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मार्क कर देंगे जो कि गलत होगा। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है अपना, वो फोकस करता है पीवीटीजीज पे, अपन ने देखा। अपन पीवीटीजी अब और भी कुछ देख लेते हैं इसके बारे में बात। अपन ने क्राइटेरिया देख लिए, कौन सी मिनिस्ट्री देती है ये देख लिया। टोटल 75 है पीवीटीजीज इंडिया में, मैक्सिमम है उड़ीसा में 13, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 12। कितने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल 18 स्टेट या यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, अंडमान एंड निकोबार में। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट रहता है पीवीटीजी। अब सबसे पहले फर्स्ट पीवीटीजी, फर्स्ट पीवीटीजी टू गेट हैबिटेट राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। कौन सी थी पहली पीवीटीजी जिसे हैबिटेट राइट मिला था अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये आपको याद होना चाहिए, वो थी बायगा। बायगा इज फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के कुछ एरिया में मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ पीवीटीजीज के नाम पता होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। एक तो बाइका देख लिया, एमपी में और कौन सी मिलती है, एमपी में सहारिया भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में असुर पीवीटीजी मिलती है, महाराष्ट्र में कटकरी पीवीटीजी रहती है, गुजरात में खतौदी, तमिलनाडु में इरुलर, केरला में चोलानाइकम। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा उड़ीसा में मंकीडिया, मंकीडिया, और एक और है डोंगोरिया कोन्स। मंकीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, ठीक है, ये पीवीटीजी। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक और मिलती है, विच इज चेंचू
अंडमान एंड निकोबार में टोटल 5 पीवीटीजी मिलती हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है। सेंटिनल्स, ओंगीज, सोम्पेंस, जरावास एंड और एक कौन सी होती है, ग्रेट अंडमानीज। तो इतनी पीवीटीजी हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, ये न्यूज में रहती हैं काफी। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लगभग कंप्लीट हो गया। एक और चीज है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर किए जाते हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ये कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, ये आते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं और इसे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैं वो फॉरेस्ट राइट के एक्ट के अंदर आते हैं और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन से एक्ट के अंदर आते हैं और कौन डिक्लेयर करता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन से एक्ट के अंदर आते हैं कौन डिक्लेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। एक चीज मिस हो गई मुझसे, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। कौन सी चीज मिस हो गई मुझसे, जब अपन बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ रहे थे तो इसी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर होती हैं। क्या डिक्लेयर होती हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या है, एक सेकंड में देख तो हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है और इनका ऑब्जेक्टिव होता है सेम, ठीक है, सेम एज बायोडाइवर्सिटी एक्ट। क्या था बायोडाइवर्सिटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ ऑल द बेनिफिट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी साइट का पहली बायोडाइवर्सिटी साइट कौन सी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जब मैंने प्रोटेक्टेड एरियाज बताए थे तो डिटेल में बताई थी। मैं थोड़ी बहुत चीजें और बता देता हूं। पहली कौन सी है, नल्लूर, टैमरिंड, ग्रूव इन बैंगलोर। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक और पता होनी चाहिए आपको, अमीनपुर लेक इन तेलंगाना। इसके अलावा मजूली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे आइलैंड है, ये भी होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और एक अभी न्यूज में थी, क्या थी न्यूज में, लद्दाख। लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज यायासो। ठीक है, ये लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, इंपॉर्टेंट है, इसी अभी न्यूज में थी, ये इसी साल साइट डिक्लेयर हुई है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लगभग सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अपन ने टोटल 4 एक्ट कवर किए। कौन कौन से किए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट। इनके बारे में जो भी स्टैटिक चीजें इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने देखी, जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, वो अपन ने देखे हैं। तो मेरे सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, या फिर आगे भी अगर आपको अगले साल भी प्रीलिम्स देना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।